हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से आपके लिए 8th क्लास की एनसीईआरटी की वीडियोस लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी। इससे पहले हमने क्लास 6 और 7th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज से हम 8th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आधुनिक भारत को कवर करेगी। ठीक है, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। इधर क्लास 8 ठीक है, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। फर्स्ट चैप्टर है और ये किसको कवर करेगा, हमारे आधुनिक भारत को। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं, हम अवधियाँ कैसे तय करें, औपनिवेशिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं जिनकी तिथि नहीं हो सकती, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। आपने देखा होगा कि रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं, ये हो रहा है तो होने देते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने अचंभे के क्षण आते हैं। कभी कभी कैसे क्षण आते हैं, एकदम आश्चर्यचकित क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटिश शासन कब स्थापित हुआ। हमें ये तो पता है कि हमारे देश पे पहले अंग्रेज़ों ने शासन किया था, लेकिन ये शासन कब से स्टार्ट हुआ है कोई निश्चित तिथि नहीं है उसकी। ठीक है, कि इस दिन से ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन कब स्थापित हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन तो हुए थे, लेकिन स्टार्टिंग कब हुई थी कोई इसकी डेट फिक्स नहीं है। समाज में बदलाव किस दिन हुआ, इन सब की कोई निश्चित तारीख तय नहीं है। ठीक है, इसके बाद कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं, इसमें हम देखते हैं जो भारतीय इतिहासकार होते थे वो कौन सी तारीखों को महत्वपूर्ण मानते थे। तो उसके लिए वो जो तारीखें थी वो थी राजा का जन्म। मान लीजिए पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका जन्म कब हुआ है, उनका विवाह किस वर्ष हुआ है और किस साल उनके घर में संतान आई है, ये सब वो लिख कर रखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो तारीखों का अनुमान लगाते थे। किस वर्ष कौन सा युद्ध हुआ है, इस तरीके से वो क्या करते थे, तारीखों का अनुमान लगा के उनको रखते थे। उन तारीखों को वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। हम किस तरह जानते हैं, हम किस तरीके से जानते हैं कि जो प्रशासन जो था उसमें अभिलेखों से पता चलता है, सर्वेक्षण और महत्व से पता चलता है, अधिक और अधिकृत रिकॉर्डों से। हम इन सब के बारे में जानना लगे हैं। तो जो ब्रिटिश इतिहासकार होते थे, हिंदू इतिहासकार जो थे वो तो तारीखी राजा महाराजा के जन्म से इन सब से अनुमान लगाते थे, लेकिन जो इंग्लिश वाले इतिहासकार थे जो ब्रिटिश, वो कैसे करते थे, तो वो हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, उनकी जो गतिविधियाँ थी, उनकी नीतियाँ थी, उपलब्धियाँ आदि को लिख कर रखते थे। कौन, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनकी सब कुछ जो महत्वपूर्ण तिथियाँ होती थी, उनकी नीतियाँ होती थी, सब कुछ उनको लिख कर रखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं अवधियाँ कैसे तय करें। ठीक है, तो अवधियों का वो कैसे तय करते थे, तो क्या था, 1817 में जो तारीख थी 1817, उसमें स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंड में एक बुक लिखी थी। ठीक है, तो क्या नाम था उस बुक का, उसका नाम था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो किताब है जिसको लिखा था जेम्स मिल ने, और ये कौन थे, ये एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे, ये थे स्कॉटलैंड के। ठीक है, इन्होंने लिखी थी 1817 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था, तो उसको लिखा था जेम्स मिल ने। और ये स्कॉटलैंड के थे, कब लिखा था, 1817 में। ठीक है, ये अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है, तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसको 3 विशाल खंडों में इन्होंने बांटा है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश। ठीक है, तो जो जेम्स मिल हैं इन्होंने जो बुक लिखी है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो हिंदू और मुसलमान थे, इन्होंने क्या कहा है, देखिए, जेम्स मिल को लगता था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। तो जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने तानाशाह बोला है, और इनका यहाँ पे क्या चलता था, राज चलता था। कब, जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग नहीं आए थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ
चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। यहाँ क्या था? चारों ओर धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन थे, ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव था, अंधविश्वास भरा हुआ था। कब? जब हमारे देश में कौन नहीं आए थे? ये ब्रिटिश नहीं आए थे। ऐसा किसको लगता है? जेम्स मिल को लगता है, जिनकी जो पुस्तक है उससे हमें पता चला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है जेम्स मिल, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, ठीक है। इसके बाद नीचे देखते हैं जेम्स मिल का तर्क। तो जो जेम्स मिल है उन्होंने एक तर्क दिया है जिसके बारे में कहा है कि जो एशिया समाज है उसकी जो सभ्यता है वो यूरोप से पीछे है। कहाँ से पीछे है? तो एशिया समाज की सभ्यता है वो यूरोप से पीछे है। इन्हें एक तर्क और भी दिया है, देखिए, जेम्स मिल को लगता था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता और सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इन्हें क्या लगता था कि जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेजों का शासन है, वो ही हमारे भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। और इन्हें लगता था कि जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, मुक्ति है, जो भ्रष्टाचार है, वो अंग्रेज लेकर आए हैं। ऐसा किसको लगता है? ऐसा लगता था जेम्स मिल को, ठीक है। इसके बाद जेम्स मिल की कुछ समस्याएं भी थी। कैसी समस्याएं थी? तो जो जेम्स मिल है उन्होंने क्या कहा है, देखिए, जेम्स मिल ने कहा है कि जो मध्यकाल था उसमें बहुत सारी परिवर्तन नहीं थे, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो अभी के टाइम पे हम लेकर आए हैं। तो आधुनिक काल में उन्होंने क्या दिया है? तो उन्होंने कहा है कि जो विज्ञान है, जो कला है, तर्क है, जो संस्कृति है और जो लोकतंत्र, समानता और मुक्ति है, वो कब थी? वो आधुनिक टाइम पे हम आए हैं तब हुई है। उससे पहले वो मध्यकाल में नहीं थी। ये सब चीज़ें क्या थी? एब्सेंट थी, ठीक है। लेकिन ये बात सही नहीं है। मध्यकाल में पहले भी ये सब कुछ था। हमने पीछे पढ़ा हुआ है क्लास 6 एवं 7th की एनसीईआरटी में। जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है वो पूरा मध्यकाल को कवर करती है, ठीक है। इसलिए आप उसको जब उसकी आप नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मध्यकाल में ये सब कुछ थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो आधुनिक काल की जो विशेषता है वो मध्यकाल में नहीं थी, ठीक है। यही बात इन्होंने कही है, लेकिन ये समस्या थी इनकी, ये गलत बात है, क्योंकि उस टाइम पे जो मध्यकाल था उसमें ये सब कुछ था। आधुनिक काल में भी है और मध्यकाल में भी था, ठीक है। आगे देखते हैं, वास्तव में अंग्रेजों का शासन कैसा था? तो जो अंग्रेज थे उनका हकीकत में उनका शासन कैसा था? तो उनका जो शासन था वो कैसा था, देखिए, ना तो स्वतंत्रता थी और ना समानता थी, ना न्याय था और ना ही मुक्ति थी, ना आर्थिक विकास और प्रगति थी। ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं था जब अंग्रेजों ने शासन किया था, ठीक है। समानता कहाँ थी? अंग्रेजों में और हिंदुओं के बीच कितने सारे असमानता किए जाते थे। स्वतंत्रता नहीं थी उनके पास, उनके साथ न्याय भी नहीं होता था। इस तरीके के उनके बीच असमानताएं फैली हुई थी, ठीक है। तो इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस युग को जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा है औपनिवेशीकरण युग। कौन से युग का है? जब अंग्रेज हमारे भारत पर शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जो औपनिवेशीकरण है उसको किसे कहते हैं? तो इस औपनिवेशीकरण का अर्थ होता है जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में परिवर्तन कर देता है। तो एक ऐसा देश जो दूसरे देश के ऊपर दबाव डालता है, उस पर परिवर्तन कर देता है। और वो परिवर्तन कैसे होते हैं? तो वो जो परिवर्तन होते हैं वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। तो जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने हमारे ऊपर कितने सारे अत्याचार किए, कितने सारे परिवर्तन किए। उन्होंने हमारा धर्म बदलने की कोशिश की, हमारे सामाजिक और आर्थिक समाज में उन्होंने कितनी सारी गंदगियाँ फैलाई, राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से उन्होंने कितने सारे भेदभाव हमारे साथ किए हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या था? एक औपनिवेशीकरण का भारत था उस टाइम पे जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखते हैं 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो 250 साल का इतिहास था उसको लिखने के लिए इतिहासकार को जो स्रोत मिले हैं उन स्रोतों के आधार पर उन्होंने इतिहास की गणना की है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे कैसे सब स्रोत उनको मिले हैं? तो वो मिले हैं अभिलेख के रूप में। इन्होंने जब सर्वेक्षण किए तो उन्हें चीज़ें मिली हैं और इनको रिकॉर्ड्स मिले हैं पिछले, ठीक है। तो जो अंग्रेजी शासन था उस टाइम पे उन्होंने क्या किया? वो सरकारी रिकॉर्ड्स रखते थे। तो जो सरकारी रिकॉर्ड्स वो रखते थे वो इतिहासकारों को साधन बने, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इन सब से इतिहास का अनुमान लगाया, ठीक है। और जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको नकल भी बोलते थे, नकल। अब नकल का पर्यायवाची क्या होता है? नकल को जो है खुशन बीसी और खुलेश नवीन भी बोलते हैं, ठीक है। खुलेजन बीस भी बोलते हैं। ये दो जो नाम है, खुलेजन बीस और कुशन बीसी, ये जो नकल है उसके दो नाम है, ठीक है। इसके बाद 19वीं सदी में दस्तावेजों की नकल बनाई जाती थी। जो 19वीं सदी थी उस टाइम पे क्या करते थे ये लोग? दस्तावेजों की नकल यानी कि उनकी फोटोकॉपी रखते थे, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि एक बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार पूछा गया है, ठीक है। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, आप देखना इसको। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो कब थे? 1773 में
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद में आखिरी कौन थे, तो जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे आखिरी, ठीक है। इसके बाद में जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की जो रानी थी उनका नाम था विक्टोरिया, क्या नाम था, क्वीन विक्टोरिया उनका नाम था। और उनका जो तीसरा बेटा था उसका नाम था राजकुमार ऑथर, क्या था, और जो ऑथर था उसको एक पदवी दी गई थी, यानी कि उसको एक पद दिया गया था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, उसका बेटे का नाम था ऑथर, और वो कौन सा तीसरे नंबर का बेटा जिसको ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कब थे 1773 में। बंगाल में उन्होंने ही क्या किया था, जब उस टाइम पे ये आए थे, उन्होंने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस टाइम पे। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, ये एक न्यूज़पेपर है, इसके बारे में बताया गया है हिंदुस्तान टाइम्स। ये क्या है, एक न्यूज़पेपर यानी कि अखबार है जिसका नाम है, ये तारीख है 22 मार्च 1946 की। उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो एक अखबार है, उस अखबार में क्या लिखा था, तो ये जो 1940 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर है। इसमें बताया गया है कि पुलिस ने हड़ताल की थी, वो क्यों की थी, तो जो दिल्ली है वहाँ पर पुलिस वालों ने कम वेतन में पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से, घटिया खाने से इनकार किया। तो ये जो दिल्ली थी वहाँ पे जो पुलिस वाले रहते थे, वहाँ पे जो उन्हें खाना मिलता था वो बहुत ही घटिया खाना होता था, उसको ऐसा खाना मिलता था जिसको कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे और हमें हमारी वेतन पूरी चाहिए, यानी कि उनको जो उनकी सैलरी मिलती थी वो भी कम दी जाती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक हड़ताल छेड़ दी। उसी हड़ताल का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये तारीख अच्छे से याद रखना, इसका नाम है 22 मार्च 1940 और हिंदुस्तान टाइम्स की क्या है, अखबार है, और ये कहाँ थी, दिल्ली में। और किससे रिलेटेड है, तो पुलिस वालों के वेतन और उनके खाने से। जो खाना आता था वो कैसा था, बहुत घटिया आता था, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। अगर आपको चैप्टर 2 की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर नहीं बताएंगे तो मैं वीडियो नहीं डालूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सन 1920 के दशक में बनाया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार होते थे, अभिलेखागार मतलब ऐसी जगह यहाँ पे भारतीयों की जो अंग्रेज जो थे वो अपने दस्तावेज रखते थे, सरकारी रिकॉर्ड्स उनको रखते थे, तो ये थे 1920 में इसको बनाया गया था, ठीक है, 1920 के दशक में। तो आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद आता है 19वीं सदी। तो जब 19वीं सदी चल रही थी उसमें क्या हो रहा था, देश का नक्शा तैयार किया जा रहा था। हमारे देश का जो नक्शा था उसको बनाया जा रहा था, और कैसे बनाया जाता था, तो बड़े सर्वेक्षण किए गए थे। इससे जगह जगह पर वो टेले, उन्हें पता चला कि देश का नक्शा किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और गांवों में राजस्व में सर्वेक्षण किए, गाँव में गए और उन्होंने राजस्व से रिलेटेड सर्वेक्षण किए। कैसे किए, तो इन्होंने धरती की सतह को देखा, मिट्टी की गुणवत्ता को देखा, पौधों और जीव जंतुओं, फसलों का पता लगाया। इस तरीके से उन्होंने जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर उन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण किया, ठीक है। इसके बाद में हर 10 साल में जनगणना होती थी। हर 10 साल में क्या हुई, जनगणना हुई। इसके लिए उन्होंने क्या किया, भारत के प्रांतों का अर्थ होता है राज्यों में उन जो लोग रहते थे उनकी संख्या का अनुमान लगाया, उनकी संख्या को लिखा, जैसे कि कितनी जाति के लोग कितने इलाकों में कौन सा व्यवसाय करते हैं, इस सब के बारे में उन्होंने एक जानकारी लिख कर रखी, ठीक है। इससे जनगणना करने में आसानी हुई कि भारत में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उन्हें लगता था कि सरकारी रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने सरकारी जो दस्तावेज होते थे उनको सुरक्षित रखा। सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेखागार बनवाए, उन्होंने क्या किया, सरकारी संस्थान बनवाए, यहाँ पे वो अपने रिकॉर्ड्स रख सकते थे। तहसील के दफ्तर बनवाए, कमिश्नर के दफ्तर, सभी के लिए कक्ष बनवाए, ठीक है, कि इस कक्ष में इस तरीके का वो काम करने वाला व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। तो अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे कि संस्थान। एक बार हम वीडियो का ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी ऑल सब्जेक्ट्स की।
इस तरीके से उन्होंने बनवाए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। और अगर चैप्टर 2 की वीडियो चाहिए तो वो मैं तभी डालूँगी जब आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करोगे। अगर आप एक व्यक्ति भी 10 सब्सक्राइबर करेगा तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर बैठे हिस्ट्री के नोट्स मिले, ठीक है। तो जब तक आप इस तरीके से मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं लाओगे तब तक मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि फिर मेरी मेहनत फालतू जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।